बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 9। तो जो भाग 9 है पार्ट 9 है, उसको शुरू करते हुए हम सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे कि फ्रांसिस बुकानन जो था वो यात्रा के दौरान कहाँ पर गया और वहां पर उन्होंने क्या देखा और कैसे अंग्रेज सरकार की मानसिकता बनी, अंग्रेज शासकों की मानसिकता बनी कि पहाड़िया लोगों से मुकाबला करने के लिए संथालों को बसाया जाए। इससे पहले हमने थोड़ी सी चर्चा की थी वीडियो में, हालांकि मैंने अभी तक ये नहीं बताया था आपको कि फ्रांसिस बुकानन का जो यात्रा वृतांत है या उसने विजिट करके अंग्रेजों को इस बात से अवगत करा दिया था कि संथाल इनके अपेक्षा ज्यादा ताकतवर हैं, वो बात मैंने बताई नहीं थी। हालांकि आगे अब हम आ गए हैं तो उसको भी बता ही देंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों भाग 9 और इसका नाम है संथाल अगुआ बाशिंदे। संथाल अगुआ बाशिंदे। बाशिंदे उनको कहते हैं निवास करने वाले, बसने वाले, उनकी बात की जाती है। तो बुकानन 1810 में बुकानन, देख लीजिए बच्चों, फ्रांसिस बुकानन एक तरह का अंग्रेज एजेंट है और वह जितनी भी यात्राएं करता है उसके साथ सैनिक होते हैं, पालकी होती है, उसके साथ जो है श्रमिक होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, सर्वेक्षण करने वाले होते हैं, भूतत्व वैज्ञानिक होते हैं, फसलों के उत्पादन पर नजर रखने वाले लोग होते हैं। ये सारे उसके दल में शामिल होते हैं और उसका पूरा खर्चा ब्रिटिश सरकार उठाती है या फिर कंपनी उठाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी उसी के माध्यम से इस बात का पता लगाना चाहती थी कि किन क्षेत्रों में कौन सा उत्पादन हो सकता है और किस क्षेत्र को कैसे अपने कब्जे में लिया जा सकता है। हालांकि ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई पहले, ये चीजें तो बाद में खुलकर आई कि बुकानन जो अपनी यात्रा वृत्तांत और विवरण अपने प्रस्तुत कर रहा है, उनका तो उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों को अवगत कराना किसी भी क्षेत्र की स्थिति से। देखिए, जब भी वो किसी क्षेत्र की यात्रा करता है तो वहां की तत्कालिक स्थिति, भूदृश्यों के बारे में तो बताता ही बताता है, साथ में यह भी बताता है कि यहाँ पर क्या बेहतर हो सकता है। मानव श्रम को नियोजित करने की आवश्यकता है या कृषि हो सकती है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर ये बताने का प्रयास करता है या बताता है हमेशा कि यहाँ पर सुधार या परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं हमेशा। तो बुकानन 1810 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों को पार करता हुआ उसी राजमहल पहाड़ी का एक आंतरिक छोर था, उसके पीछे का छोर था, एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसका नाम था गंजूरिया। गंजूरिया यहां पहुंचा, गंजूरिया क्षेत्र में पहुंचा। ये गंजूरिया क्षेत्र क्या है? राजमहल पहाड़ियों का ही एक भाग है। यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर उसने देखा जो पहाड़ी का चट्टानी भाग था उसे पार करने के बाद एक गांव में गया। ठीक, अपनी यात्रा के दौरान यात्राएं शुरू की राजमहल पहाड़ियों की, और उन पहाड़ियों की यात्रा के क्रम में एक पहाड़ी पहुंचता है जो इसी का एक भाग थी, छोटी पहाड़ी थी, निम्नतम श्रेणी थी, इसका नाम था गंजूरिया। गंजूरिया के जो चट्टानी इलाके थे उनको क्रॉस करता हुआ, पार करता हुआ पहुंचता है उससे सटे हुए बसे एक गांव में। जब ये गांव में पहुंचा तो इसने देखा कि अभी अभी खेती के लिए जमीन की जुताई की गई है। यानी इसको एक चीज का पता चला कि यह क्षेत्र जो है आंतरिक भाग है, लेकिन यहाँ पर कृषि हो सकती है क्योंकि जुताई हो रही है, इसका मतलब कृषि बेहतर होती होगी या हो सकती है। इसके बाद इसने देखा, जब इसने देखा कि जुताई की गई कृषि भूमि यहाँ पर है, पड़ी हुई है, तो इसके मन में विचार आया।
मैंने बताया कि ये हमेशा सॉल्यूशन निकालता था, हल देता था कि इस पर क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसके मन में विचार आया कि यदि इस क्षेत्र में मानव श्रम का नियोजन ठीक प्रकार से किया जाए तो यहां से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसने ये देखा और अपना विचार व्यक्त किया कि जो अभी जुताई की गई भूमि है इसका मतलब ये उत्पादन के लायक है, और यहाँ पर यदि मानव श्रम का नियोजन ढंग से किया जाए, व्यवस्थित क्रम में अपने हाथों में लेकर व्यवस्था चलाई जाए, तो उत्पादन अच्छा यहाँ से प्राप्त हो सकता है। उसने देखा कि ये चट्टानी भूमि का भाग है, किंतु यहाँ पर तंबाकू और सरसों की अच्छी फसलें लहलहा रही हैं। तंबाकू और सरसों की अच्छी फसलें लगी हुई इसको वहां पर नजर आई। जब इन फसलों को उसने देखा तो उसने लिखा कि इतनी अच्छी फसलें पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तब इसके मन में जिज्ञासा हुई कि ये आखिर कौन से लोग हैं जो इतनी बेहतर कृषि इस पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र में कर रहे हैं। जब इस बात का पता इसने लगाया तो पता चला कि यहाँ पर संथाल लोग रहते हैं। संथाल लोग रहते हैं और ये कृषि व्यवस्था जो है ये उन्हीं की है। संथाल आरंभ में यहाँ आए और आने के बाद वहां के जो पहाड़िया लोग थे उनको भगाया या विस्थापित किया। अब संथालों की पूरी कहानी इसको बताई जा रही है कि संथाल लोग यहाँ आए तब पहाड़िया लोग रहते थे, पहाड़िया को उन्होंने भगाया और उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद इसको उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया और तभी से ये निरंतर कृषि करते हैं। अब इसको एक क्लू मिल गया। क्या क्लू मिल गया? इसे आवश्यकता थी, अंग्रेजों को आवश्यकता थी पहाड़ियों से निपटने के लिए कोई ऐसा समुदाय जो भारत का ही हो और उनके बारे में भली भांति जानता हो और जान पर खेलने की हिम्मत रखता हो। अब इसको क्या मिल गया? एक तो उपजाऊ जमीन मिल गई और दूसरे परिश्रमी लोग मिल रहे हैं। ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका इनसे पहले ही 36 का आंकड़ा है। यानी कि अब क्या हो गया? दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र, यानी अंग्रेज, पहाड़िया और संथाल, ये तीन हैं। ये इनके शत्रु हैं, ये इनके शत्रु हैं, ये इनके शत्रु हैं, ये इनके शत्रु हैं। अब इन्होंने क्या किया? इनसे मुलाकात की, संथाल से। संथाल, इतिहास का एक नियम है कि यदि शत्रु का शत्रु है तो वो अपना मित्र है। तो यानी कि इन्होंने इसी नीति को अपनाया और अपने शत्रु के पास पहुंचे और उसको बना लिया अपना मित्र। अब देखिए यहीं से शुरू होती है इनके आने की और बसने की प्रक्रिया। अब हमने तो ये देखा कि वो गंजूरिया पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर संथाल इनसे मिलते हैं। संथाल राजमहल की पहाड़ियों में कैसे आए? जो मूल पहाड़ी क्षेत्र था वहां पर कैसे आए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों पर कैसे पहुंचे? संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों पर कैसे पहुंचे? अब ये प्रश्न बनता है कि वहां तो बुकानन से मुलाकात हो गई, उसने अपनी कहानी बता दी, फिर यहाँ कैसे आए? आने की प्रक्रिया क्या थी? उसको देखिए 1780 तक में ये 1780 में बंगाल आने लगे थे। बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर ये आकर बसने लगे थे 1780 के दौर में।
क्यों आते थे? जो जमींदार होते थे वो इनको कृषि कार्यों में सहयोग के लिए भाड़े पर रखते थे। इनका काम होता था जंगलों को काटकर साफ करना, कृषि योग्य भूमि बनाना या फिर कृषि कार्यों में सहयोग करना। होता क्या था, जो पहाड़िया लोग थे ये भी श्रम करते थे, ये भी मजदूरी करते थे, श्रमिक थे, लेकिन ये कभी जंगलों को काटने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसी कारण जो जमींदार होता था उसको अपने क्षेत्र के पहाड़िया ना प्रयोग करके बल्कि संथालों का प्रयोग करना पड़ता था, जंगलों को काटकर साफ करके अपने कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए। तो ये खेती की भूमि तैयार करने के क्रम में बंगाल और राजमहल के क्षेत्रों में आकर बसे। साथ ही साथ ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें निमंत्रण भी दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें निमंत्रण भी दिया। क्या निमंत्रण दिया होगा? निमंत्रण यह दिया होगा कि आप आइए, बसिए, आपको भूमि देंगे, आप कृषि कार्य कीजिए और उसके बाद आपसे कोई टैक्स, कोई कर नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका एक उद्देश्य छिपा हुआ था कि हम इनको बसाकर पहाड़िया लोगों से निपट सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें आमंत्रण दिया बसने के लिए इनको आमंत्रित किया। इससे पहले अंग्रेज मुकाबला करने में इनका मुकाबला करने में असफल रहे थे। तो उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए उनको अब एक सहयोगी मिल रहा था संथालों के रूप में, इसीलिए इनको बसने के लिए आमंत्रित किया। और यही वो लोग थे संथाल, यही वो लोग थे जो पहाड़िया लोगों से निपट सकते थे। ठीक, तो इनके आने का कारण क्या था? पहला तो जो कृषक थे, जमींदार थे, वो इनको भाड़े पर मजदूरी के लिए आमंत्रित करते थे, अपने यहाँ रखते थे कृषि योग्य भूमि तैयार करने के लिए। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों ने आमंत्रित किया था बसने के लिए कि आप आकर बसो, आपको सारी सुविधाएं जो संभव होंगी प्रदान की जाएंगी। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था पहाड़िया लोगों से मुकाबला करना। तो इस प्रकार ये आकर यहाँ पर बसे। 1832 ईस्वी तक राजमहल पहाड़ी की तलहटी का जो क्षेत्र था, तलहटी का पूरा क्षेत्र संथालों को मिल चुका था। और जो क्षेत्र इनको मिला था उसे नाम दिया गया दामिन ए को। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि दामिन ए को से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा कि वह भूभाग जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा संथालों को बसने के लिए या कृषि करने के लिए दिया गया था, वो भूमि जो थी वो दामिने कोह कहलाती थी। दामिने कोह के रूप में इनको मिल चुका था। और यह दामिने कोह भूमि जो थी वो इस शर्त पर दी गई थी, इसके पीछे शर्त थी, इसके पीछे शर्त थी कि अगर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन आपको मिली है और आप 10 लोग हैं, ठीक, तो सबको 10-10 एकड़ आई, आपको प्रतिवर्ष अपने जमीन का बटा 10, ठीक, यानी 100 एकड़ में 10 एकड़ की वृद्धि करनी होगी। जंगलों को काटकर, फैलकर, विस्तार करके आप अपनी जमीन को प्रत्येक वर्ष उसका 10वां हिस्सा बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आपको 10 एकड़ मिला है तो आप प्लस 1 एकड़ करके उसको 11 करेंगे एक साल में, ठीक, फिर 12 करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। यानी कि आपको जो भी भूभाग अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, विदाउट टैक्स, बिना कर के दिया गया है, उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आप अपनी भूभाग में प्रतिवर्ष 10वां हिस्सा वृद्धि करेंगे जंगलों को काटकर। अब ये क्या है, एक तैयार किया जा रहा है एक बड़ा क्षेत्र जो उत्पादन दे सकता था, लेकिन इसके पीछे जो चाल चली जा रही है उसको संथाल नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आगे देखिएगा संथालों के साथ क्या होने वाला है।
तो इस दामिनी कोप के मिलने के बाद इस क्षेत्र में जो आमद थी, आमद यानी आने की जो प्रक्रिया थी संथालों की, वो बहुत ही तेज हो गई। ठीक, 1838 ईस्वी में, 1838 में इसकी तलहटी में कुल 40 गांव बसे थे। किनके? संथालों के। संथाली जनजातीय समुदाय है, ध्यान रखिएगा। संथालों के 40 गांव बसे थे और यह 1851 आते आते 1851 ईस्वी आते आते इनकी संख्या 1473 हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम समय में, लगभग 13 वर्षों में 40 से 1400 हो गए। जनसंख्या इस समय 3000 थी, जो इसमें बढ़कर 82,000 के पार पहुंच गई। यानी कि इन प्रलोभनों के कारण तीव्र गति से संथालों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ और आकर संथाल यहाँ पर बसे। इनके बसने से और कृषि भूमि के विस्तार से जो पहाड़िया लोग थे वे दिन प्रतिदिन मजबूर होते गए और पीछे हटते गए। यानी कि जहां ये पहुंचते थे, जंगल काटते थे, साफ करते थे, उन क्षेत्रों को छोड़कर वो जंगल या पहाड़ी के और पीछे क्षेत्रों में चले जाते थे और पिछले भागों में जाकर बस जाते थे। तो वो दिन प्रतिदिन मजबूरी में पीछे हटते गए, इनका मुकाबला उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार उनका जीवन दयनीय होता गया। किनका दयनीय हुआ? पहाड़िया लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन दयनीय होता चला गया और संथाल उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए। ठीक, इतना समझ में आया कैसे संथाल जो बसिंदे थे वो कैसे आकर इन क्षेत्रों में बसे और इनके बसाने का अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। ये चीजें हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु आता है इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। अभी तक तो हमने संथालों के बसने की प्रक्रिया देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे संथालों का अंग्रेजों के साथ मुकाबला कैसे होता है, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति कैसे बनती है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, समझिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी का पार्ट है, जुड़ा हुआ है, इसी से इससे अलग नहीं है। उसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है और इसको समझने के लिए उसको समझना जरूरी है। दोनों एक ही दूसरे के पार्ट है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ना हो, इस कारण उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है हमने। तो आप लोग उसको देखिएगा इसके बाद और समझिएगा अच्छे से। थैंक यू।